मेरा नाम जिया है। मेरी उम्र 24 साल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें बर्दाश्त की है और इन मुश्किलों की वजह मेरा काला रंग है। मैं जिस परिवार में पैदा हुई, वहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति गोरे रंग का मालिक है। मेरा परिवार बहुत खूबसूरत है, सिवाय मेरे। ज़िंदगी में सबसे बड़ा खालीपन यही था कि मुझे खूबसूरती नहीं मिली। स्कूल में जब अपनी बहनों के साथ पढ़ने जाती थी, तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे देखो काला बादल आ रहा है, तो कोई कहता काला साया आ रहा है। सबकी बातों ने मुझे इतना मायूस कर दिया था कि मैं पर्दा करने लगी थी। मेरी मम्मी हर वक्त मुझे कोसती रहती थी कि तू हमारे परिवार का काला दाग है। तेरी वजह से मुझे तेरे पापा की बातें सुननी पड़ती है। काश ऊपर वाला तुझे पैदा ही न करता, तो मेरे साथ इतना बड़ा नुकसान न होता। और मैं अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर बहुत रोती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। कब मैंने बचपन की सीढ़ी पाकर जवानी की दहलीज पर कदम रखा, पता ही नहीं चला। जवानी में जब लड़कियां पहुंचती हैं तो चारों तरफ से उनके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए भूल भटक के भी कोई रिश्ता नहीं आया जो मुझे बहुत तकलीफ देता था। मेरी दो और बहनें थीं, उनके लिए तो बहुत सारे रिश्ते आते थे, क्योंकि कुदरत ने उन्हें बहुत हसीन बनाया था। और उनके उलट कोई मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। आज खास तौर पर मम्मी ने मेरे लिए एक रिश्ते वाली को बुलाया था, ताकि वह मुझे देखकर कोई लड़का मम्मी को दिखाए और वह मेरी जल्दी से जल्दी शादी करे। मैं बेवजह अपनी बहनों के रिश्तों में अड़चन बन रही थी। पूरा घर बहुत अच्छे से मम्मी ने साफ किया था और शाम के समय मुझे सख्ती से कहा था कि तुम भी अच्छा सा कपड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। वैसे तो तुम्हारे ऊपर कोई कपड़ा नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए कुछ ढंग का पहन लेना। मैं चुप हो गई थी। मैं मम्मी के सामने कुछ नहीं बोलती थी। वजह मेरा कम आत्मविश्वास था। मेरा दिल करता था कि मैं किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहाँ कोई ऐसा इंसान ना हो जो मेरी बेइज्जती करे, जो मुझे इस बात का एहसास दिलाए कि मैं काले रंग की हूँ। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ठिकाना नहीं था। शाम होने को आई थी और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि मैं जानती थी वह रिश्ते वाली मौसी मुझे बहुत जलील करेगी, मेरी शख्सियत का मजाक उड़ाएगी। यही बात मेरा खून सुखा रही थी। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया। मेरी बहनों ने ही मेरे लिए लाल रंग का कपड़ा निकालकर बिस्तर पर सजा दिया था, जबकि मुझे एकदम से अपनी किस्मत पर रोना आ गया था। काश अगर मैं गोरे रंग की होती तो यह लाल कपड़ा मेरी खूबसूरती पर खूब जचता, लेकिन शायद यह मेरे नसीब में ही नहीं था। मैंने चुपचाप वह कपड़ा उठाया और वॉशरूम जाकर बदल लिया। दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं रब से दुआ कर रही थी कि आज वह औरत मुझे पसंद करके चली जाए, ताकि जल्दी से जल्दी मेरी किसी ऐसी जगह शादी हो जाए जो मुझे पसंद भी करे और मेरी कद्र भी करे। मैं जितना खुद को सजा सकती थी सजा चुकी थी। बाहर से मेहमानों की आवाज़ आ रही थी, जिसका मतलब था कि रिश्ते वाली मासी आ गई है। थोड़ी देर बाद ही मेरी मम्मी कमरे के अंदर आई और मुझे देखकर गुस्से से बोली, ये क्या पहनकर बैठ गई हो? ये कपड़ा तुम्हारी बहनों पर अच्छा लगता है, तुम तो इसमें। वह बोलते बोलते चुप हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव यह बताने के लिए काफ़ी थे कि जो शब्द वह मेरे लिए इस्तेमाल करना चाह रही थी वह बिल्कुल भी सही नहीं थे। मैं चुपचाप उनके सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई थी। मैं उन्हें यह भी नहीं कह पाई थी कि यह आपकी दो बेटियों ने ही मेरे लिए पसंद किया है। मैंने बस सिर झुकाकर चुप्पी साध ली थी। कुछ पल उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर सर झटक कर बोली, खैर अभी चलो, वह इंतजार कर रही हैं, उसे कहीं और भी जाना है। ये कहकर मम्मी मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई थी, जबकि मैं अपने आप को नई किस्म की बातों के लिए तैयार कर चुकी थी। और मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक वह रिश्ते वाली मासी मुझे देखते ही शुरू हो गई थी। अरे बहन, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी लड़की सांवली है, लेकिन यह तो काली है। मैं इसका रिश्ता कैसे करवाऊं? आजकल लड़के वालों की बहुत डिमांड होती है। जबकि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी आंखों में नमी आ गई थी। दिल करता था कि मैं अभी के अभी अपने आप को खत्म कर लूं। जिस परेशानी से मैं उस पल गुजर रही थी, यह मैं और मेरा भगवान ही जानता था। अचानक वह औरत मुझे देखते हुए चौंक कर बोली, अरे बहन, एक रिश्ता है मेरे पास, लेकिन बस थोड़ा सा समझौता करना होगा। वैसे भी तुम्हारी बेटी इतनी खूबसूरत नहीं है कि उसके लिए कोई सही रिश्ता मिले। अब जो मिल रहा है उसमें गुजारा कर लेना। मेरी मम्मी ने फौरन रिश्ते वाली मासी का हाथ पकड़ा
और मिन्नतें करते हुए बोली, मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। अगर तुमने मेरी बेटी का रिश्ता करवा दिया तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। मुझे बताओ कि वह रिश्ता कैसा है। मम्मी की बात सुनकर वह रिश्ते वाली थोड़ी चुप हो गई थी और फिर अपनी पर्स से एक तस्वीर निकालकर मम्मी को दिखाते हुए बोली, अभी कुछ साल पहले ही इसकी बीवी का देहांत हुआ है। बस 2 ही जवान बच्चे हैं। यह बिल्कुल अकेला रहता है। बड़ी जायदाद का मालिक है। तुम्हारी लड़की बड़ी ऐशो आराम में रहेगी। जबकि मेरी मम्मी चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बहन, रिश्ता तो अच्छा है लेकिन लड़का उम्र में बहुत बड़ा है। मेरी बेटी काली जरूर है लेकिन उम्र में काफ़ी छोटी है। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर सकती। तुम कोई और रिश्ता दिखाओ। वह काफ़ी संजीदगी से बोली। जबकि मैंने भी थोड़ा ऊंचा होकर उस तस्वीर की तरफ देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने आप पर बहुत मुश्किल से काबू पाकर वहां से उठकर अपने कमरे के अंदर आ गई। उस तस्वीर में कोई नौजवान या फिर अधेड़ उम्र का आदमी नहीं था, बल्कि तकरीबन 50 साल से भी ज़्यादा उम्र का आदमी था। मैं कमरे में आकर खूब रोई। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ रोना ही लिखा गया था। काफ़ी देर रोने के बाद मैंने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर सच्चे दिल से दुआ की कि मेरे लिए आसानी पैदा हो जाए, नहीं तो मैं इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाऊंगी। मैं जल्द ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। वह रिश्ते वाली मासी कुछ इस तरह के ही रिश्ते ला रही थी, कोई बेहद गरीब या फिर उम्र दराज। उनका कहना था कि अच्छे लड़कों को खूबसूरत लड़कियां चाहिए होती है जिनका रंग गोरा हो, तुम्हारी लड़की की तरह काला ना हो। मम्मी आए दिन मेरी वजह से अपना सिर थाम कर बैठी रहती थी। आज मैं इन तमाम बातों को सुनकर बुरी तरह से परेशान हो गई थी। मैं कब तक इन तमाम चीज़ों पर समझौता करती। मैंने एक गहरी सांस ली और खामोशी से मम्मी के कदमों में बैठ गई। मेरी बहन किचन में काम कर रही थी। मुझे मम्मी के कदमों में बैठा देखकर सब मेरी तरफ ध्यान देने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हो चुका है। मैंने बहुत समझौता कर लिया है। मैं अब और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप इन दोनों की शादी कर दीजिए। अगर उनके ससुराल वाले जोर दे रहे हैं तो बेवजह मेरी वजह से उनकी ज़िंदगी को तबाह ना करें। मुझे नहीं पता कि मेरी शादी कब होगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप इन दोनों को दुल्हन बनाएं। मुझे फिलहाल बख्श दे। मैं गुस्से से बोली, जबकि मेरी मम्मी मुझे देखते हुए बोली, समाज क्या बोलेगा। बड़ी बेटी बैठी हुई है और मैंने 2 छोटी बेटियों की शादी कर दी है। तुम्हें नहीं मालूम बहुत बातें बनती है। तुम्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा लेकिन मुझे समाज को जवाब देना पड़ेगा। मेरी मम्मी तुनक कर बोली थी, जबकि मैं साफ गोई से बोलकर उठ गई थी। अगर आपने अब दोबारा मुझ पर शादी का दबाव डाला तो एक बात हमेशा याद रखना, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। अपने आप को ख़त्म कर लूँगी और आप लोग देखते रह जाएंगे। मैं अपनी पसंद से शादी करूँगी। जो व्यक्ति मेरी सूरत नहीं मेरी सीरत को पसंद करेगा, मैं उसी की दुल्हन बनूंगी। इसके अलावा मैं किसी को पसंद नहीं करूँगी और अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अगर आपने मेरे लिए कोई राजकुमार भी ढूंढ लिया तब भी मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। मैं यह बोलकर रुकी नहीं थी, बल्कि गुस्से में अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। आज शायद सालों का लावा फट पड़ा था। अब मम्मी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह मेरा नाम लेकर मुझे कोसती जा रही थी। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। अब तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे हैं तो इसमें भी हमारी ही गलती है। तुमने तो हमारी ज़िंदगी को मुश्किलों में डाल दिया है। न जाने कैसे कैसे संबोधन वह मुझे देती जा रही थी। मैं कमरे में बंद होकर उनकी बातें सुन रही थी। वह रात मेरे लिए बहुत मुश्किल भरी थी। मैंने बहुत मुश्किल से उस रात को काटा था। मैंने सोच लिया था कि सुबह मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, जहाँ पर कोई ऐसा मौजूद नहीं होगा जो मेरे काले रंग पर सवाल उठाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा यह कदम मेरे लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। सुबह का सूरज उगते ही मैंने अपना सामान बांध लिया था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई थी। मम्मी किचन में खड़ी पापा के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। बहनें यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रही थी। जब अचानक मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं जा रही हूँ। कल रात जो तमाशा हमारे घर में हुआ, मैं अब और इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी इंसान हूँ लेकिन इस बात को कोई कबूल नहीं करता। सब मेरे काले रंग को
मुद्दा बनाकर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं अब आप सबसे इतनी दूर चली जाऊंगी जहाँ से अब मेरी कभी वापसी ही नहीं होगी। और कहते हैं ना, कभी कभी शब्द सच साबित हो जाते हैं। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही होना था। मेरी मम्मी मुझे पुकारती या पापा कुछ कहते, उससे पहले ही हमारे घर की डोरबेल बजी थी। मैंने परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखा था। मम्मी मुझे गुस्से से घूरते हुए बोली, फिलहाल अभी अंदर जाओ, हम बैठकर तमाम मामले हल कर लेंगे। बेवजह मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं सिर ना में हिलाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले ही मेरा भाई मुझे आंखें दिखाकर कमरे के अंदर बंद कर चुका था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। बाहर से कुछ गैर लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं अपनी जगह पर खामोशी से बैठी हुई थी, वरना अब तक मैं घर में शोर मचा देती। मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह का अंदाज नहीं अपनाया था, बल्कि जब भी मेरी मम्मी मुझे कुछ सुनाती थी या बहनें कभी जलील कर रही होती थी, तो मैं हमेशा सिर झुकाकर उनकी बातें बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन अब मेरी बस से बाहर हो गई थी। एक औरत को बाहर से बुलाना, उसको कहना कि मेरे लिए रिश्ते लाओ और उसका मुझे जलील करना, ये सब मुझे बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा था। वक्त और तेज़ी से गुजरता चला गया। 2 घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और मम्मी पापा कमरे में दाखिल हुए थे। इन दोनों को देखते ही मैंने मुंह फेर लिया था। आज से पहले मैंने कभी भी अपने माँ बाप से नाराज़गी जाहिर नहीं की थी और ना ही कभी लाड उठवाए थे, वरना पहली औलाद तो सब माँ बाप की लाडली होती है। लेकिन मुझे आज तक वह मोहब्बत, वह प्यार कभी मिला ही ना था। मेरे पापा मुझे देखते हुए बोले थे, बेटा मेरी बात सुनो। लेकिन मुझे उनकी कोई बात नहीं सुननी थी, इसलिए मैं खामोशी से उठकर बालकनी में जाने लगी। तभी अचानक मेरी मम्मी मेरे सामने आ गई। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। चेहरे की चमक यह बताने के लिए काफ़ी थी कि खबर काफ़ी अच्छी है। वह मुझे देखते हुए बोली, एक बार हमारी बात सुन लो, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा हमें मंजूर है। इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हो? हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं। अगर मैंने तुम पर गुस्सा किया भी है तो तुम्हारी अच्छाई के लिए ऐसी बातें बोली है। जबकि मैंने हैरानी से अपनी माँ को देखा। किसी की बेइज्जती करना उनकी नज़र में अच्छाई थी। फिलहाल मैं खामोश थी। वह मुझे देखते हुए बोली, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़के का नाम रघुवीर है। काम बहुत अच्छा है, बड़े घर का मालिक है। दावा करता है कि तुमसे मोहब्बत कर बैठा है। वादा कर रहा है कि तुम्हारे साथ वफा निभाएगा और अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। तुम्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। मैं हैरानी से अपनी मम्मी को देख रही थी कि वह बोल क्या रही थी। अचानक उन्होंने पापा से मोबाइल लिया और मेरे तरफ उसकी तस्वीर करते हुए बोली, यह लड़का है और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। इसका बस नहीं चल रहा था कि अभी के अभी तुम्हें विदा करके अपने साथ ले जाए, लेकिन हमने उससे कहा है कि दुनियादारी भी देखनी होती है। हमारी तरफ से हाँ है, लेकिन बस हम अपनी बच्ची से पूछ लेना चाहते हैं। जबकि मैं अनजान निगाहों से पापा के मोबाइल में तस्वीर देख रही थी। वह देखने में बहुत हसीन था। उस तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ा बंगला भी नजर आ रहा था। मैं देखते ही समझ गई थी कि यह इंसान काफ़ी मालदार है। मैंने मम्मी को बेजान निगाहों से देखते हुए कहा, क्या वाकई में आप सच बोल रही हैं? मेरी जुबान लड़खड़ाहट का शिकार थी, जबकि मेरी मम्मी फौरन ही जोर शोर से सर इस बात में हिलाते हुए बोली थी, हाँ मेरी बेटी, हमें तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया। मैं फ़ौरन हाँ बोल चुकी हूँ। बस अब तुम भी अपना दिमाग बना लो। इस हफ्ते या अगले हफ्ते तुम्हारी विदाई है। मम्मी मुझे बोलकर गले से लगा चुकी थी और पापा भी मेरे सर पर हाथ रखकर कमरे से बाहर चले गए थे, जबकि मैं भी हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा ताकता कुछ इस तरह से पलट सकता है। क्या मेरे लिए भी इतना अच्छा रिश्ता आ सकता है? मैंने कभी ख्वाबों ख्यालों में सोचा भी नहीं था। ऊपर से उस इंसान का यह दावा करना कि वह मुझसे मोहब्बत करता है। मैं हैरत के समंदर में डूब गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी बहन कमरे के अंदर आ गई थी और मुझे गले से लगाकर मुबारकबाद देने लगी थी, जबकि अचानक से इन सब का रवैया बदल जाना भी मेरे लिए हैरत था। मेरी छोटी बहन मुझे गले से लगाते हुए बोली थी, देखिए दीदी, आप यहाँ से जा तो रही हैं, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं भूलना। हम आपकी बहनें हैं, हमेशा याद रखना। उसकी बात का मतलब मैं बाखूबी समझती थी। मैं खामोश हो गई थी। फिलहाल मैंने किसी से कोई बात नहीं की थी
क्योंकि थोड़ी देर पहले जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वह मैं किसी कीमत पर भी नहीं भूल सकती थी। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने जो बेइज्जती बर्दाश्त की थी, यह मैं और मेरा भगवान ही जानता था। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता चला गया था। रात के वक्त जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो अचानक मेरे मोबाइल पर रिंग हुई थी। मैंने हैरान होकर अपने मोबाइल की तरफ देखा था। आज से पहले कभी भी इस समय मुझे कोई फ़ोन या कॉल नहीं आया था। एकदम मेरे दिमाग में मासी का ख्याल आया था। अक्सर वही मम्मी को रात में फ़ोन करके बातचीत किया करती थी, लेकिन जब मेरी नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी तो मैं फ़ौरन ही समझ गई थी कि यह किसी और का नंबर है। मैंने धड़कते दिल के साथ फ़ोन कान से लगा लिया था। मैं हेलो कहती इससे पहले ही एक मर्दाना गंभीर आवाज़ गूंजी थी। कैसी हैं आप मिस जिया? उस आवाज़ में एक अजीब सा रोमांच था। एक पल के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं उस आवाज़ में घुलती चली गई थी जब अचानक उन्होंने मेरा नाम पुकारा था और सवालिया अंदाज में पूछा था, एक बार बताया तो सही, कैसी है आप? उनका अंदाज धीरे धीरे बदल रहा था। मैंने गहरी सांस ली। मैं जान चुकी थी कि यह आदमी कौन है, लेकिन फिर भी सवाल करना बनता था। मैं हिम्मत करके बोली, जी मैं जिया हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं कुछ और कहती इससे पहले ही उनका एक जोरदार चीख स्पीकर में घुसने लगा था, जिसे सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। वह एकदम बोले थे, अच्छा वाकई आपको नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? मुझे अजीब सी शर्म ने घेरा था। दिल चाहता था कि फ़ोन ऐसे ही चलता रहे और मैं उनकी आवाज़ सुनती रहूं। जिंदगी में यह एहसास मैंने पहली बार महसूस किया था, इसलिए मुझे अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। मैं अपना सर झटक कर बोली थी, मुझे मालूम है, लेकिन बस मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आपने फ़ोन क्यों किया है? मैं बात बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या बोलूं। वह हंसते हुए बोले थे, बस दिल किया कि अपनी महबूबा की आवाज़ सुन लूं। आपने बुरा तो नहीं माना ना? वह मुझे अपनी बातों में उलझाते जा रहे थे और मैं धीरे धीरे उनमें उलझकर उनके साथ काफ़ी देर तक बातें करती रही थी। वह मेरे बारे में छोटे छोटे सवाल कर रहे थे, जिनका जवाब मैं बहुत खुश अंदाजी से दे रही थी। मुझे दिल से यह रिश्ता अपने लिए बहुत अच्छा लगा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था और शादी का दिन भी सर पर आ पहुंचा था। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं एक बार उनसे मुलाकात कर लूं। मैंने कई बार बातों ही बातों में उनसे मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ज़्यादा सर पर सवार नहीं किया था, बल्कि नज़रअंदाज करते हुए कोई दूसरी बात शुरू कर दिया करते थे। मैं भी चुप थी। मैं यही समझी थी कि वह काफ़ी संस्कारी हैं, इसलिए इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। इसलिए मैंने भी खामोशी ओढ़ ली थी। आज बारात का दिन था। घर में एक अलग गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। हम मैरिज हॉल बुक करना चाहते थे, लेकिन रघुवीर ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी दुल्हन को किसी छोटे से घर से भी ले जाऊंगा। पार्टी की रस्म बड़े पैमाने पर कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी दुल्हन के माँ बाप का बेवजह का खर्चा हो। आपको जो भी मेहमान बुलाने हैं, आप लोग पार्टी पर बुला सकते हैं। पापा मम्मी तो हैरान थे और मम्मी तो प्रार्थना करने लगी थी कि मेरी दो बेटियों को भी इस तरह का रिश्ता मिल जाए। शायद यह मेरे सब्र का फल था, जो मैंने सारी जिंदगी कड़वापन सहकर गुजारी थी। उन तमाम चीज़ों का फल मुझे मिल गया था। थोड़ी देर बाद ही बारात आने का शोर मच गया और रघुवीर दूल्हे के कपड़ों में तैयार होकर हमारे घर आ गए। उनके साथ काफ़ी सारे गार्ड्स थे। मेरे घर वाले उनके मम्मी पापा को तलाश कर रहे थे, लेकिन रघुवीर का कहना था कि उनके साथ कोई नहीं आया है, क्योंकि उनका परिवार चाहता था कि उनकी शादी किसी बड़े घराने में हो, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ जिया से शादी करना चाहते थे। यही वजह थी कि कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं हुआ और इसलिए वह अकेले ही आ गए। मम्मी पापा खामोश हो गए थे। उन्हें यह बात बहुत अजीब लगी थी, क्योंकि कुछ रिश्तेदार हमारे साथ भी मौजूद थे और ज़्यादा बात का बतंगड़ नहीं बनाया गया। फौरन ही शादी की रस्में अदा की गई और मुझे हमेशा हमेशा के लिए रघुवीर का बना दिया गया। मैं उनके साथ विदा होकर उनके घर की तरफ जाने लगी थी। गाड़ी में पूरी खामोशी छाई हुई थी। हम मर्सिडीज में बैठे हुए थे। हमारे आगे पीछे दो गार्ड्स की गाड़ियां चल रही थी। रघुवीर काफ़ी अमीर इंसान थे। उनके गार्ड्स हर वक्त उनके साथ रहते थे, क्योंकि कई बार उन पर हमला भी हो चुका था। मेरा दिल अजीब सी परेशानी का शिकार हो रहा था। बेशक मैं उनसे बात कर चुकी थी,
उन्हें अच्छी तरह से समझ चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि आज मेरी सुहागरात थी। ना जाने यह आदमी मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। मैं यही बातें सोचती जा रही थी। एक लंबा सफर तय करने के बाद हम रघुवीर के बंगले पर पहुंच गए थे। मैंने गहरी सांस लेकर अपने आप को काबू में करने की कोशिश की थी। मैं बिल्कुल भी किसी पर यह बात जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं घबराहट में हूँ, बल्कि मैं खुश मिजाजी से उनके सामने आना चाहती थी, ताकि उन्हें ऐसा ही लगे कि मैं खुश हूँ। लेकिन मैं हद से ज़्यादा नर्वस थी। रघुवीर ने ही हाथ बढ़ाकर मुझे गाड़ी से उतारा। मैं समझी थी कि मैं खामोशी से उनके कमरे में चली जाऊंगी, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई थी। मेरे स्वागत के लिए ढोल नगाड़े वाले आए हुए थे। आसमान पर आतिशबाजी की जा रही थी। एक शोर शराबा मचा हुआ था। काफी सारी खूबसूरत लड़कियां मेरे लिए फूलों की प्लेट लेकर खड़ी हुई थी। रघुवीर ने मेरे कमर पे हाथ डालकर मुझे अपने साथ लगाया और कदम ब कदम चलते हुए अपने बंगले की गेट की तरफ बढ़े। हम पर फूलों की बारिश की जा रही थी। पीछे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। आसमान पर आतिशबाजी की जा रही थी। सब मुझे वेलकम बोलकर घर में आने की दावत दे रहे थे। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इतने अच्छे घराने में होगी और मेरा पति मुझसे इतना प्यार करेगा। रघुवीर मेरा हाथ थाम कर घर में दाखिल हुए और सबके बीच मेरी कमर पर हाथ रखकर मेरे साथ डांस करने लगे। इतने लोगों के बीच मुझे डांस करने में काफ़ी शर्म आ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर मौजूद मुस्कान और उनका जोश देखकर मैं खामोशी से सिर झुकाकर उनके साथ हल्के हल्के डांस करने लगी। काफ़ी देर तक वह मेरे साथ डांस करते रहे। लोग हमारी तारीफ कर रहे थे। फूलों की पंखुड़ियाँ बरसाए जा रही थी और फिर अचानक उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और सबके बीच मेरे माथे पर प्यार भरा किस देकर बोले, मेरी पत्नी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, यह मेरे लिए सब कुछ है। ये कहकर उन्होंने अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ाए, जबकि मैं अपनी किस्मत पर फख्र कर रही थी। ये मेरे साथ अचानक से हुआ क्या था, मेरी समझ से बाहर था। इंसान की ज़िंदगी में अगर इस तरह का बदलाव आ जाए तो वह हैरान हो जाता है। ऐसा ही हाल मेरा था। वह मुझे लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। जब सामने का मंजर देखा तो मैं और भी ज़्यादा हैरानी के समंदर में डूब गई थी। जमीन पर फूलों की पंखुड़ियाँ बिछी हुई थी। बिस्तर खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मैं कमरे की सजावट देखकर कुछ पल के लिए अपनी जगह पर खड़ी हो गई, जब अचानक उन्होंने मुझे अपनी तरफ इशारा किया और धीरे धीरे मेरे होठों पर झुकते चले गए थे। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इतना मोहब्बत करने वाला शख्स आएगा। उन्होंने मुझे पल पल इस बात का एहसास दिलाया कि मैं उनके लिए कितनी ज़्यादा कीमती हूँ। चांद भी हम दोनों के मिलन पर खामोशी से बादलों में छुप गया था। अगली सुबह का सूरज पूरी हट से रोशन हुआ था। मैं अपने पति की बाहों में ही गहरी नींद में सो रही थी, जब अचानक हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रघुवीर ही पहले जागे थे और सवालिया लहजे में बोले थे, कौन है? मालूम नहीं कि हम सो रहे हैं। तभी मेरी बहन की चीखती हुई आवाज़ आई थी, जीजू हम आए हैं, आपके लिए नाश्ता लेकर, उठ जाए, हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी बहन की आवाज़ सुनकर मेरी भी आँख खुल गई थी। रघुवीर कुछ कहते इससे पहले ही मैंने बोला, ठीक है छोटी, हम तैयार होकर आते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। मैं बहुत गैर हालत में थी, जबकि रघुवीर भी मुझे देखकर मुस्कुराए थे। मैंने शर्माकर नज़रें नीचे कर ली थी और धीमी आवाज़ में बोली थी, हमारे परिवार में यह रस्म है, शादी की सुबह दुल्हन के घर नाश्ता जाता है, आप तैयार हो जाए, मम्मी पापा आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर यह बोलकर चुप हो गई थी, जबकि वह सिर हिलाकर ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। मैं हद से ज़्यादा खुश थी। मेरे चेहरे पर मौजूद लाली यह बताने के लिए काफ़ी थी कि आज मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन दिन है। मैं जल्दी से उठकर वॉशरूम गई थी। कपड़े आदि बदलकर मैं बाहर आई तो रघुवीर अपने बाल बना रहे थे। मेरे लिए रघुवीर ने बहुत ही खूबसूरत लिबास चुना था, जो मुझ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक पल के लिए मुझे शर्म आती, क्योंकि मैं रघुवीर के सामने काफ़ी बदसूरत थी, लेकिन रघुवीर ने मुझे अपने सीने से लगाया और मेरे माथे पर एक मोहब्बत भरा किस देते हुए बोले थे, खबरदार
जो तुमने अपने बारे में कुछ भी उल्टी सीधी सोच पाली। तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो और मेरा सब कुछ हो। यह बोलकर उन्होंने मेरा गाल थपथपाया और मुझे जल्दी से नीचे आने के लिए कहा। फिर सोफे पर बैठकर अपने शूज पहनने लगे थे। मैंने जल्दी से हल्का फुल्का मेकअप किया था और सिर पर दुपट्टा जमाकर उनकी तरफ ध्यान देने लगी थी। वह मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट डालकर मुझे अपने साथ ही लेकर नीचे की तरफ बढ़े थे और कान में सरगोशी करते हुए बोले थे, मेरी सोना, आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं। दिल नहीं चाहता कि आपके साथ बेडरूम से बाहर जाऊं, लेकिन बस यह समाज भी ना। उनकी तरफ देखकर मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी की मुस्कुराहट आ गई थी और मैं सिर झुकाकर रघुवीर के साथ नीचे आई। मम्मी पापा सोफे पर बैठे हमारा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर मेरी दोनों बहनें और मम्मी सबके चेहरे चहक उठे थे। सब ने ही मुझे सीने से लगाकर खूब मुबारकबाद दी थी। मेरे चेहरे पर मौजूद खूबसूरत मुस्कुराहट और रघुवीर के रंग देखकर ही मेरे मम्मी पापा समझ गए थे कि मैं रघुवीर के साथ बहुत खुश हूँ। हम सब ने टेबल पर बैठकर एक साथ नाश्ता किया था। अब मम्मी पापा चले गए थे। मैं रघुवीर को देखा था, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार स्टोर रूम की तरफ देख रहे थे। कल भी ऐसा ही हुआ था। कल भी मैं यह चीज़ बार बार नोट कर रही थी कि वह डांस करते हुए भी स्टोर रूम की तरफ देख रहे थे, लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब उनकी बेचैनी को देखकर ना जाने क्यों मेरे दिल में जिज्ञासा जागी थी कि मैं रघुवीर से यह सवाल पूछूं, लेकिन ना जाने क्यों उनके चेहरे पर टेंशन देखकर मैं खामोश हो गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। अगले दिन उन्होंने मेरे लिए एक बहुत बड़े पार्लर से मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था। वह लोग मेरा मेकअप बहुत ही माहिराना तरीके से कर रहे थे। मेरे लिए जो जोड़ा चुना गया था उसे देखकर कुछ पल के लिए तो मैं हैरान रह गई थी। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं रघुवीर को मना कर दूं कि मैं इतना महंगा जोड़ा और जेवर पहन नहीं सकती। आप बेवजह अपने पैसे खराब ना करें। लेकिन फिर मैं कुछ सोचकर खामोश हो गई थी। ठीक है, रघुवीर के पास बहुत पैसा है। अगर वह मेरे ऊपर थोड़ा खर्च कर देंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। और वैसे भी हमारा बहुत खास दिन है, इतनी तैयारी तो बनती ही है। रघुवीर ने भी अपने लिए बहुत ही बेहतरीन कपड़ा तैयार किया था। हम दोनों तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जबकि मैं अपने आप को शीशे में देखकर कुछ पल के लिए खड़ी रह गई थी। इतनी शिद्दत से इस मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे तैयार किया था कि कुछ सेकंड के लिए मैं हैरान थी कि यह मैं हूँ या फिर कोई और। अचानक ही रघुवीर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे माथे पर प्यार करते हुए बोले थे, बेशक तुम इस पर बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मेरी जान, जो सादगी तुम्हारे इस मासूम चेहरे पर आती है वह सादगी इस मेकअप की तह में नहीं है। मैंने हैरान होकर रघुवीर की तरफ देखा था। लड़के तो इन सब चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मेरे रघुवीर की सोच सबसे अलग थी। मैं धीमी मुस्कुराहट के साथ बोल पड़ी, रघुवीर आप बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए आप एक इनाम हैं। आपका साया ऊपर वाला हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे। जबकि वह मुझे लेकर गार्डन की तरफ बढ़ चुके थे। उन्होंने पार्टी अपने गार्डन एरिया में रखी थी। उनके पास बहुत बड़ा गार्डन था, इसलिए उन्हें बड़े मैरिज हॉल की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। हम जैसे ही लाउंज में आए तो तालियां हर तरफ गूंजना शुरू हो गई थी। सबके बीच हमारी बहुत वाहवाही हुई थी। सब मुझे देखकर यही बोल रहे थे कि लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दोनों ही टक्कर के हैं। रघुवीर ने मुझे इतनी खूबसूरती से सजाया था कि मुझे अब उनके साथ खड़े होने में भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि मैं खुशी खुशी उनके साथ हर तरफ चहकती फिर रही थी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था और यही चीज़ मुझे खुश करने के लिए काफ़ी थी। अचानक ही मेरी निगाह रघुवीर पर गई थी, जो लगातार स्टोर रूम की तरफ से देख रहे थे। मेरा दिल किया कि मैं उनके पास जाऊं और उनसे यह सवाल करूं कि सब खैरियत है। आप कल से इस स्टोर रूम को इतनी हसरत भरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं? कोई बात हो गई है क्या? लेकिन हमेशा की तरह मैं चुप रही थी। अभी हम दोनों के बीच बहुत झिझक थी। रघुवीर तो फिर भी खुलकर मुझसे बात कर लिया करते थे, लेकिन मैं इतनी शर्मो हया के कारण सिर झुकाकर खामोश रहती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। रघुवीर मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने पल पल मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हूँ। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। मेरे लिए बहुत अच्छे कपड़े तैयार करवाए थे, मेकअप का सामान रखा था
एक मेकअप आर्टिस्ट हर वक्त मेरे साथ रखा था कि अगर मेरी बीवी को कहीं जाना हो तो उसे तुम ही तैयार करोगे। जबकि मैं यह सब पाकर बहुत खुश थी। मैंने धीमी आवाज़ में रघुवीर से अपनी बहनों का भी जिक्र किया था कि आप अपनी तरह ही मेरी बहनों के लिए भी अच्छे रिश्ते तलाश कर लीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जबकि रघुवीर ने मुझसे वादा किया था कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगा। रघुवीर अक्सर रात के वक्त अचानक कमरे से गायब हो जाते थे। आज भी ऐसा ही हुआ था। काफ़ी देर मेरे साथ वक्त बिताकर वह अचानक कमरे से चले गए थे। मैं हैरान थी। एक पल के लिए ही सही मेरा दिल किया कि उनके पीछे जाकर देखूं कि वह कहाँ गए हैं, लेकिन फिर मैंने यह सोचकर सिर झटक दिया कि सर्दियाँ हद से ज़्यादा है। कंबल से बाहर निकलूंगी तो ठंड लग जाएगी, और अगर रघुवीर ने मुझे इस समय कंबल से बाहर देख लिया तो वह बेवजह गुस्सा करेंगे। वह हद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगे थे, बिल्कुल भी मेरे मामले में कमी बर्दाश्त नहीं करते थे। वह वाक़या आज भी मेरी आंखों के सामने था, जब मैं नौकरानी के साथ जल्दी जल्दी रघुवीर के लिए सज रही थी, जब अचानक उस मासूम औरत से मेरे कपड़ों पर चाय गिर गई थी। भगवान का शुक्र था कि मैं उस वक्त पीछे हो गई थी, वरना मैं जल सकती थी। इस पर रघुवीर ने बिना सोचे समझे उस नौकरानी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मार दिया था और उसे नौकरी से भी निकाल दिया था। मैंने बहुत मना किया था, उन्हें समझाया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी। उनका कहना था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, जबकि मैं हैरान थी। उस दिन का दिन था। मैं हर चीज़ बहुत संभाल कर करती थी, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बिल्कुल भी तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में बार बार एक ख्वाहिश जाग रही थी कि मैं आज बाहर जाऊं और रघुवीर को देखूं कि वह क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैंने हिम्मत करके अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। रघुवीर लाउंज में बैठे न जाने किससे बात कर रहे थे। एक पल के लिए मैं हैरान रह गई थी। अचानक ही वह अपनी जगह से खड़े हुए। मैं फौरन ही दीवार की ओट में हो गई थी। वह कदम ब कदम चलते हुए स्टोर रूम की तरफ चले गए थे। स्टोर रूम के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने गहरी सांस ली और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए थे। मैंने दरवाज़ा खुला हुआ महसूस किया था, इसलिए मैं भी उनके पीछे ही चल पड़ी थी। और जब मैंने दरवाज़ा खोलकर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाया तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। रघुवीर एक बूढ़ी औरत के पैरों पर बैठे उन्हें नम आंखों से देख रहे थे, जबकि वह बूढ़ी औरत रघुवीर के सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रही थी। वह सांवले रंग की मालकिन थी, चेहरे पर झुर्रियाँ थी। रघुवीर, ये सब क्या है? इस औरत की शक्ल हूबहू रघुवीर जैसी थी, इसलिए मुझे एकदम अजीब सा महसूस हुआ था। मेरी आवाज़ सुनकर रघुवीर ने झटके से मेरी तरफ देखा था और सख्ती से बोले थे, अपने कमरे के अंदर जाओ। जबकि मैं सिर नाम हिलाते हुए उनके पास आ गई थी और उनके करीब घुटनों के बल बैठते हुए बोली थी, रघुवीर, ये सब क्या है? आप इस स्टोर रूम में बार बार क्यों आते हैं? और यह औरत कौन है? मैं और कुछ कहती उस औरत ने उससे पहले ही मेरे सिर पर हाथ रखा था, और फिर जो बात उन्होंने कही वह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी कि मैं रघुवीर की माँ हूँ, लेकिन मुझसे एक कत्ल हो गया था, इसलिए रघुवीर ने दुनिया के सामने मुझे मारकर इस स्टोर रूम में रखा हुआ है, ताकि किसी को पता ना चल सके कि मैं जिंदा हूँ। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, और फिर आगे की कहानी जब रघुवीर ने मुझे बताई तो मैं कुछ सेकंड के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई थी। रघुवीर का कहना था कि मेरी माँ की रंगत तुम्हारी तरह सांवली थी, लोग उनका बहुत मजाक बनाते थे। पापा ने इन तमाम चीज़ों से तंग आकर दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। वह माँ को बहुत तकलीफ पहुँचाती थी, उनके सामने ही माँ को जलील करती थी। पापा को जब मैं यह सब बताता था तो वह भी मुझसे खफा हो जाया करते थे। ये सब बातें मेरे लिए बहुत परेशान कर देने वाली थी। मैं घंटों रोया करता था और मेरी माँ से यह सब चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। इसीलिए उन्होंने एक दिन तंग आकर पापा की वाइफ का कत्ल कर दिया था। जबकि यह बात तुम्हारी तरह सब जगह फैल गई थी। सबने साफ कह दिया था कि मेरी माँ को फांसी होगी। जज साहब ने भी यही ऑर्डर जारी किया था, लेकिन मेरी मम्मी के भाई ने अंदर ही अंदर तमाम चीज़ों को संभाल कर मम्मी को चुपचाप रिहा करवा दिया था। दुनिया के सामने तो मेरी माँ को मार दिया गया था, लेकिन मेरी माँ जिंदा थी।
काफ़ी अरसे तक वह मामा के घर छुप कर रही थी, लेकिन वहाँ उनका रहना मुश्किल होता जा रहा था। धीरे धीरे मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। ऊपर वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बुलंदियों की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन मम्मी इस तरह घर में घूम फिर कर नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने उन्हें इस स्टोर रूम में रखा हुआ है, ताकि सबको यही लगे कि यहाँ पर महज बेकार सामान के अलावा और कुछ नहीं है। एक दिन मैंने तुम्हें रास्ते में देखा था। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे सांवले रंग पर तुम्हें बहुत ज़्यादा जलील कर रही थी। उस पल तुम्हारे ऊपर मुझे मेरी माँ नजर आई थी, और उसी पल मैंने ठान लिया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि यह दुनिया हैरान रह जाएगी, और फिर लोगों को समझ आएगा कि काला रंग कोई मायने नहीं रखता, इंसान की सीरत ही सब कुछ होती है। अपने पति की बात सुनकर मेरा दिल भर आया था और मैं उसी पल उनके सीने से लग गई थी। मैंने भी उनसे वादा किया था कि मैं आपकी मम्मी का इतना ख्याल रखूंगी जितना कभी किसी बहू ने नहीं रखा होगा। बेशक इंसान बहुत अजीम हस्ती है, लेकिन कुछ इंसानों में ऐसी बातें होती है जो एक इंसान को खत्म कर देती है। ऐसा ही हाल हम सांवले रंग के लोगों का होता है। उस दिन के बाद से मैंने और रघुवीर दोनों ने मिलकर उनकी मम्मी का खूब ख्याल रखा था। मेरा इस तरह से उनकी माँ का ख्याल रखने पर रघुवीर और भी ज़्यादा मेरे करीब हो गए थे। वह मुझे दिलो जान से चाहते थे। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो बेइज्जती और जिल्लत सही थी, उसका फल ऊपर वाले ने मुझे रघुवीर के रूप में दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।